Hello friends, welcome to the YouTube channel of TCS Academy, Lucknow. Myself, MAYUR Anand. I am Assistant Professor of Law in Unity PG in Law College. I am 2 times NET qualified and I am right now in a faculty for UGC NET in TCS Academy. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे उत्कृष्ट कोई पद है तो वो शिक्षक का पद है। और यदि आप उच्च शिक्षा में अपनी स्थिति को एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, अपने भविष्य को एक शिक्षक के रूप में संवारना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूजीसी नेट की परीक्षा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है वो ये है कि यूजीसी नेट की परीक्षा का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर आपने दिसंबर 2019 की परीक्षा दी हो तो आपने लॉ सब्जेक्ट में देखा होगा कि यूजीसी नेट ने एक पैसेज पे क्वेश्चन पूछा था जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के थे और 2 से 3 क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस के थे। सच बताऊं दोस्तों तो उस पैसेज में उन क्वेश्चंस के कोई भी आंसर नहीं थे। जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका फर्स्ट पेपर में आता है, उस पैटर्न पे उन्होंने पूछा था, लेकिन उस पैसेज में ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं था। जिन स्टूडेंट्स ने उस पैसेज को नहीं पढ़ा उन्होंने उसे बखूबी सॉल्व कर लिया और जो स्टूडेंट्स उस पैसेज को पढ़ रहे थे वो उसे सॉल्व नहीं कर पाए। तो यूजीसी नेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद भी पूरे होल सिलेबस का एक अवलोकन हम करें तो पूरी तरह से यह स्पष्ट होता है कि कुछ एरियाज हैं जहां से यूजीसी नेट हमेशा क्वेश्चन पूछती है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैटर्न क्या है। देखिए, पहला कॉन्सेप्चुअल, बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा सेक्शन और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तीसरा ऑब्जर्वेशन ऑफ जस्टिस और जजेस। और जो चौथा है सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ डिसाइडिंग केसेस। इन जगहों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज और हम इसमें जोड़ सकते हैं, केस लॉज। यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अगर इन पैटर्न्स पे हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो यूजीसी नेट क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए इन चीजों के साथ अगर हम चलते हैं तो बड़े आसानी से हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। दूसरी बात कि यूजीसी नेट के क्रैक करने के बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो 2 तरह की एलिजिबिलिटी आपके पास आती है। पहली, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं यानी डॉक्टरेट की उपाधि लेना चाहते हैं, और दूसरा कि टीचर। पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखते हैं तो अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऐसे कैंडिडेट्स को हु आर ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड उनको पीएचडी का एंट्रेंस देने से मना कर देती हैं। उन्हें एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती और वो डायरेक्ट इंटरव्यू देकर के पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर सकते। दूसरा कि हायर एजुकेशन कमीशन जो स्टेट्स में होता है, जो स्टेट के डिग्री कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो टीचर्स की नियुक्ति होती है उनकी जो न्यूनतम पात्रता है वो है यूजीसी नेट क्वालिफाई होना। इस वजह से भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आपको एक टीचर के रूप में स्थापित करने में, जो कि समाज के इसमें सेवा करने का एक बहुत ही उच्च और बहुत ही उत्कृष्ट अवधा है, के रूप में स्थापित करने के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं कि टीचिंग का मेथड यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए क्या होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जनवरी आ गया है, जून में डेट्स आ गई हैं, मुश्किल से आपके पास 4 महीने का वक्त है। 4 महीने में 16 से ज्यादा एक्ट, जहां एक सेमेस्टर में एलएलबीज में आपको एक पूरा का पूरा सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ने में 6 महीने लग जाते थे, वहां 4 महीने के अंदर इन सारे एक्ट्स को कवर करना और यूजीसी नेट को क्रैक करना एक
बहुत ही बड़ी चुनौती है जिसे बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर हमारे पास सही दिशा हो और अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को लेकर के पूरी तरीके से फेथफुल हो। देखिए, लॉ पढ़ने का दो तरीका है, या तो हम प्लेन तरीके से पढ़ें या हम इंटरकनेक्शन करें। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लॉ ऐसा पेपर है जहां हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड है और सारे लॉज इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट होता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप 4 महीने के अंदर इंटरकनेक्ट केस स्टडी मेथड से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हैं। सपोज आईपीसी की बात करते हैं। आईपीसी का सेक्शन 3 एंड 4, सेक्शन 3 एंड 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। मतलब अगर ए जो एक इंडियन है अमेरिका में जाके एक क्राइम करता है तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 एंड 4 द आईपीसी शैल अप्लाई इन अमेरिका ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही कमिट अ क्राइम इन अमेरिका। हिंदुस्तान का एक व्यक्ति अमेरिका में जाके क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी सेक्शन 3 और 4 के बिहाफ पे लागू हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं चीजों को, मैं आपको देखता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है कि एक आईपीसी जो कि इंडिया का लॉ है और अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन आजादी के बाद भारत चूंकि एक संप्रभु राष्ट्र है, तो क्या इंडिया की पार्लियामेंट को ऐसा कोई लॉ बनाने का राइट है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट हो, मतलब भारत से बाहर भी वो अधिनियम लागू हो सके? तो इसका आंसर है आर्टिकल 245 का क्लॉज 2। भारत के संविधान का अनुच्छेद 245 का खंड 2 यह स्पष्ट करता है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ सिर्फ इस वजह से वॉइड नहीं होगा क्योंकि उसका इफेक्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। तो इस तरह से आईपीसी अमेरिका में भी अप्लाई हो रही है। अब आप समझिए कि आईपीसी से थ्रू आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को भी देख लिया। इसके बाद आपको पता है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, अमेरिका एक सॉवरेन कंट्री है। अब आप अमेरिका में जो इंडियन सिटीजन पकड़ा गया है, यानी कि ए जो है ये अमेरिका में पकड़ा गया, ए को इंडियन के गवर्नमेंट कैसे पनिश करेगी? दोनों सॉवरेन कंट्री ऐसे कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ काम करता है। इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि दोनों सॉवरेन कंट्री और इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका से ये नहीं कह सकती कि तुम मेरे सिटीजन को मुझे दे दो, मैं पनिश करूंगा। ऐसा तभी कह सकती है जब इंटरनेशनल लेवल पे एक कोरिलेशन हो, और इसके लिए एक ट्रीटी होती है, ये ट्रीटी होती है एक्स्ट्राडिशन की। एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण की संधि। इस प्रत्यर्पण की संधि यदि दो राज्य यानी कि जब अंतरराष्ट्रीय विधि में हम बात करते हैं तो हम देश को राज्य कहते हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी अपराध के अभियुक्त को लाने के लिए प्रत्यर्पण की संधि होना अनिवार्य है। और भारत ने इस प्रत्यर्पण की संधि के संदर्भ में 1961 में प्रत्यर्पण अधिनियम बनाया है, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही उस व्यक्ति को भारत में लाया जा सकता है। जैसा कि आप विजय माल्या के संदर्भ में देख रहे हैं कि वो यूके में है और यूके से उनको इंडिया वापस लाने की मुहिम चल रही है। तो ये चीज इस वजह से, तो अब आप ये जानिए कि आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि एक्स्ट्राडिशन से यूजीसी नेट का क्या लेना, तो आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपके यूजीसी नेट के पेपर को टच करते हैं। तो इस तरह से आपने सेक्शन 3-4 के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को समझा। आप ये भी जाने कि पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाने का राइट है, और अगर ऐसा लॉ बन जाता है, ऐसा लॉ बना है, तो इंडिया गवर्नमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट से अपने सिटीजन को वापस मांग सकती है और अपने देश में मुकदमा चला सकती है। तो मेरा कहने का बात सिर्फ ये थी, मैं ये कहना चाहता था कि एक सब्जेक्ट को टच करके आप एक से ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि 4 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं है यूजीसी नेट। और चूंकि आप ऑलरेडी एलएलबी क्वालिफाइड हैं
हो सकता है आप परसुइंग एलएलएम स्टूडेंट हो, या हो सकता है आप एलएलएम पास कर चुके हो सकता है आप जुडिशियल सर्विसेज भी दे रहे हो। तो इसलिए आपके एजुकेशन का लेवल उस लेवल पे है जिस लेवल पे आपको इस तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए अब मैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो होगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।